मैं सुरेंद्र कुमार प्रजापत आर्यवीर जॉब चैनल से। मैं आपके सामने हिंदी के कुछ विशेष टॉपिक लेकर आया हूँ। आज आपको विशेष एक संधि का जो टॉपिक है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आती रहती है, जैसे ग्राम सेवक, पटवार, हाई कोर्ट, रिट, ऐसी कई कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हिंदी आती रहते हैं, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मुझे हिंदी आती है, इतने सरल नहीं है हिंदी। एक बार आप पढ़कर देखो, अगर पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो, मैं आज का अपना जो चैनल टॉपिक है संधि, वो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। संधि देखना दोस्तों, संधि शब्द कैसे क्या बना है। संधि संधि जो शब्द है सम उपसर्ग। सम एक उपसर्ग होता है। अपने हिंदी में उपसर्ग 22 होते हैं। प्र, प्रा, अपसम, अनु, अवनिश, निर्दोष, दूर, 22 उपसर्ग होते हैं। उनमें से सम एक उपसर्ग है। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से, धातु कौन सी है इसमें, धा धातु, और प्रत्यय है, एक प्रत्यय है जिसका नाम है की प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है, की प्रत्यय। सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय। सम का सम, धा, यहां पर धा में से आ का लोप हो जाता है, तो यहां पर सिर्फ ध बचता है, और ध भी कैसा बचता है, आधा। ध भी कैसा बचता है, आधा। इसमें से आ है, वो आ का हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, हटा देते हैं। की प्रत्यय में से क का लोप हो जाता है, और यहाँ पर शेष बचता है ई। ई कैसा है, छोटा ई, यहाँ पर भी छोटा ई ही रहेगा। ठीक है, क का लोप हो जाएगा, यहाँ पर क को हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार ऐसी कंडीशन आ जाती है। यहाँ पर मैं का अनुस्वार होकर स मैं अनुस्वार हो जाता है। मैं का मोनुस्वार सूत्र होता है संस्कृत में, उसे मैं का अनुस्वार होकर यहाँ पर ये हो जाता है। प्लस ध में ई मिलाएंगे हम, ध में ई मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ध प्लस ई बराबर क्या बनेगा, धी। ये बन गया। इस प्रकार अपना संधि शब्द है वो निष्पन्न हुआ। संधि की अगर मैं विलोम की बात करूं तो संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह। काफी स्टूडेंट्स सोचते हैं संधि का विलोम, एग्जाम में पूछ लेता है विग्रह के बारे में, संधि का विलोम क्या होता है। तो संधि का विलोम विग्रह होता है। ध्यान से पढ़ना अच्छी तरह से, जितना हो सके मैं आपको अच्छी तरह से दिमाग में फिट करवाता रहूंगा, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा जहाँ तक मेरा विश्वास है। मेरा टारगेट यही रहता है कि मेरी तरफ से स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अच्छा दिमाग में फीड होता रहे। आगे मैं बात करूं संधि की परिभाषा की। संधि की परिभाषा होती है, मैं इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं मिटा रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट लेते रहना वीडियो को रोककर, अगर लिखना चाहो तो। संधि की परिभाषा की बात करूं मैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के पास पास आने को, पास पास, दो या दो से अधिक वर्णों के पास पास आने को संधि कहते हैं। आने को क्या कहते हैं भाई, संधि। संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के पास पास आने को संधि कहते हैं, या फिर उनमें दो वर्ण हैं, दोनों वर्णों में कोई परिवर्तन हो जाए, उसे क्या कहेंगे, संधि। जैसे मैंने यहां पर लिखा है एक शब्द युगांतर, युग प्लस अंतर, दो हैं यहां पर, दो शब्द मैंने लिख दिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और दूसरा जो शब्द है बाद वाला उसका पहला वर्ण, उन दोनों में अगर कोई परिवर्तन हो जाता है, दोनों में कोई परिवर्तन हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम, संधि। जैसे यहां पर अ है, इसमें अ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आया अ, प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, अ और ए मिलकर यहां पर आ हो जाता है। वो आगे मैं बताऊंगा आपको
ये संधि का रूप भी बताऊंगा कौन सा रूप है, यहाँ पर भी बता देता हूं आपको। ए प्लस ए मिलकर आ हो गया, और यहाँ पर है यू गए, गए कैसा, आधा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए निकाल दिया था, ए निकाल दिया था ना, ए निकाला, यहाँ पर गए आधा हो जाएगा, ये लो आधा हो गया। यहाँ पर आ बनाया था हमने, ए और ए मिलाकर, यहाँ पर ये लो आ प्लस, यहां से ए मैंने हटा दिया था, इस ए को इसमें मिला दिया तो क्या बचा था यहाँ पर अंतर, ये लो सभी को मिलाऊंगा, यू गए में आ मिलाऊंगा, गा न ते रे, युगांतर। चलो आगे देखते हैं युगबोध। एग्जाम में पूछ लेता है युगबोध, युगबोध में संधि है या नहीं, या फिर दे देता है युगबोध क्या है। तो ये देखिए युगबोध में संधि नहीं है, ये संधि शब्द नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर कोई विकार नहीं हो रहा है। और संधि की तो मैं एक ऐसी बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा, पहचान जाओगे संधि में कि संधि पहचाननी कैसे है, हमें कौन सी संधि है, क्या है, संधि शब्द है या नहीं। देखिए आगे युगबोध, युग प्लस बोध होता है, युग प्लस बोध। देखो जैसा शब्द है वैसा का वैसा जुड़ रहा है, युग बोध युग बोध, कोई विकार नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या नहीं है, संधि नहीं है। यहाँ पर क्या है, संयोग, इसे हम संयोग कहते हैं। ऐसे काफी शब्द आएंगे आपके सामने जो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको क्या कहेंगे हम, संयोग। ठीक है, आगे बात करूं मैं, मिटा देता हूं। आगे बात करता हूं अपने जो संधि है, संधि की एक परिभाषा और बता देता हूं। दो वर्णों के पास पास होने पर जिस प्रकार का वर्ण होगा उसी प्रकार की उससे वही संधि उसमें होगी। ठीक है, जैसे वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो संधियां भी उसी प्रकार तीन प्रकार की होती हैं। संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लिखूंगा नहीं, टाइम कम है मेरे पास थोड़ा, मैं डायरेक्ट ही आपको स्वर संधि के बारे में बता रहा हूं। स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि की बात करूं इसमें, तो इसमें क्या होता है कि स्वर का स्वर से मेल, परिभाषा की बात करूं, स्वर का स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार या फिर परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ओके, स्वर का स्वर से मेल होने पर उत्पन्न जो विकार होता है उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि। जैसे ए, इधर ए आ जाए और इधर भी ए आ जाए, इधर ई आ जाए, इधर भी क्या आ जाए, ई। स्वर होने चाहिए भाई, संधि क्या होगी, स्वर होने चाहिए। इधर ए आ जाए, इधर ए आ जाए, इधर उ आ जाए, इधर ए आ जाए। इस प्रकार मतलब स्वर होने चाहिए दोनों तरफ, व्यंजन नहीं आने चाहिए, विसर्ग नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक तरफ जिस प्रकार का व्यंजन आएगा, जिस प्रकार का वर्ण आएगा, सॉरी वर्ण आएगा, उस वही संधि हो जाएगी। अगर स्वर का स्वर से हो रहा है तो स्वर संधि, स्वर और व्यंजन का हो रहा है तो व्यंजन संधि, और स्वर और विसर्ग का हो रहा है तो विसर्ग संधि वहां पर हो जाएगी। ये छोटी सी बात है, मैंने वो आपको बता दी। स्वर संधि, स्वर संधि के भेदों की बात करूं मैं, 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। देखिए कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि
स्वर संधि, यण स्वर संधि, और पांचवी है अपने पास अयादी, अयादी स्वर संधि। पांच प्रकार स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ये पांच प्रकार की संधियां होती हैं। आगे बात करूं, यहाँ पर हमें दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। अभी टाइम थोड़ा कम है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ, आपको समझ में आता रहेगा। आपके जहां पर आपको समझ में नहीं आए मेरे को बोल देना, कमेंट में लिखकर आप पूछ लेना। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि परिभाषा की अगर मैं बात करूं, समान स्वर का, समान स्वर का समान स्वर से, समान स्वर का समान स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। समान स्वर का समान स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार है, उसको क्या कहेंगे? हमें दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल, इसको मिटा देता हूं, एग्जाम्पल यहाँ पर आएंगे नहीं, मैं थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल करवाता हूं आपको। जैसे पहले मैं इसकी पहचान की बात कर लेता हूं। पहचान क्या होती है? पहचान जैसे ए प्लस ए बराबर आ, ए और ए मिलकर क्या बनेंगे? आ। ए प्लस आ बराबर क्या बनेगा? आ। इधर ए आ जाए, इधर आ जाए, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ। इधर आ जाए, इधर ए आ जाए, तो भी क्या बनेगा? आ। इधर आ जाए और इधर भी क्या आ जाए? आ, तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। देखो दीर्घ संधि चल रही है। दीर्घ संधि में क्या है कि स्वर दोनों चाहे दीर्घ स्वर हो चाहे ह्रस्व स्वर हो, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ स्वर ही बनाएंगे। इसीलिए इस संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि। स्वर हमेशा दीर्घ बनेगा। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ स्वर, दो समान स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर बनेगा। ई के ले लेता हूं मैं, इधर ई आ जाए, इधर ई आ जाए, बराबर क्या बनेगा? दीर्घ ई। इधर ह्रस्व ई आ जाए, इधर दीर्घ ई आ जाए, तो भी क्या बनेगा? बराबर में दीर्घ ई। इधर दीर्घ ई आ जाए, इधर ह्रस्व ई आ जाए, तो भी क्या बनेगा? दीर्घ ई। और दोनों तरफ अगर दीर्घ ई आ जाए तो भी क्या बनेगा? दीर्घ ई ही बनेगा। उ की मैं बात करूं, इधर उ आ जाए, इधर उ आ जाए, तो क्या बनेगा? दीर्घ उ। इधर उ आ जाए, इधर दीर्घ उ आ जाए, तो भी क्या बनेगा? दीर्घ उ। इधर दीर्घ उ आ जाए प्लस इधर ह्रस्व उ आ जाए, बराबर भी क्या बनेगा? दीर्घ उ। इधर दीर्घ उ आ जाए प्लस इधर दीर्घ उ आ जाए, तो भी क्या बनेगा? दीर्घ उ। देखो रूप दीर्घ हो रहा है। इसी प्रकार, इसीलिए इस संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि। हमेशा दीर्घ रूप ही बनेगा। एग्जाम्पल्स की बात करता हूं मैं आगे। तो एग्जाम्पल देखो, इसमें सबसे बड़ी बात है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। इसको मिटा देता हूं मैं। दीर्घ संधि, संधि की पहचान कैसे करनी है आपको, या फिर संधि के टुकड़े कैसे करने हैं, टुकड़ों को पहचानना कैसे है, वो देखो। जैसे शब्द आ गया आपके सामने मुक्तावली, मुक्तावली।
संधि करनी है मुक्तावली की, क्या होगी भाई, मुक्त प्लस अवली, मुक्त प्लस आवली, मुक्त मुक्ता प्लस अवली और मुक्ता प्लस अवली। एग्जाम में क्या होता है कि स्टूडेंट्स कई बार जो पहले मुंह से निकल जाता है वही क्या होता है सही मान लेते हैं, जैसे मुक्तावली और क्या होगा मुक्त प्लस अवली, जो सरासर क्या होता है गलत होता है। मुक्त प्लस अवली, अरे संधि की सबसे विशेष बात तो ये होती है कि हमें सबसे पहले शब्द का अर्थ आना चाहिए। अगर शब्द का अर्थ आ रहा है और वही शब्द टुकड़े का निकल रहा है, शब्द का जो अर्थ है वही टुकड़ों का अर्थ है, तो आपकी संधि क्या है एकदम सही है। अगर शब्द का अर्थ और कुछ है और टुकड़ों का अर्थ और ही आ रहा है तो वो आपकी गलत हो जाएगी, इस प्रकार संधि नहीं होगी। जैसे यहाँ पर मुक्तावली, मुक्तावली का यहाँ पर मुक्तावली की बात करूं मैं, इसका हिंदी अर्थ होता है मोतियों की माला। मुक्तावली का अर्थ क्या होता है, मोतियों की माला, मोतियों की माला। ये यहाँ मुक्त, मुक्त का अर्थ क्या होता है, मुक्त का अर्थ मोती होता है क्या, नहीं होता, क्या होता है बंधन से रहित। मुक्त का अर्थ मुझे मुक्ति मिल गई, बंधन से रहित, इसका तो ये तो हो नहीं सकता भाई, अलग अर्थ निकल रहा है। अर्थ क्या निकलना चाहिए यहाँ पर मोती, तो ये भी नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, निकल होगा क्या मुक्ता, मुक्ता का अर्थ होता है मोती, मुक्ता का अर्थ क्या होता है मोती। और यहाँ पर अवली, अवली का अर्थ होता है माला, अवली का अर्थ भी माला होता है और आवली का अर्थ भी होता है माला। तो हमें ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों अपने सही हैं। इस प्रकार हमें संधि पहचाननी है। आया समझ में? आगे मैं दूसरा शब्द आपको बताता हूं, जैसे गलत मत करना बिल्कुल भी, ध्यान से देखना क्लास में, आपको जहां तक कोशिश हो सके अच्छे से समझाता रहूंगा। तीर्थ प्लस अटन बराबर क्या होता है भाई, जैसे तीर्थ स्थल जो होता है प्लस अटन, अटन का अर्थ क्या होता है, अटन का अर्थ होता है भ्रमण करना, भ्रमण, अटन का अर्थ क्या होता है भ्रमण, और दोनों को मिलाकर जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, तीर्थाटन। तीर्थाटन, इधर ए है ये लो ए, प्लस इधर भी ए है ये लो ए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ले लिया मैंने, यहां पर ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा आ, तीर थे कैसा आधा, आधा क्योंकि इसमें से मैंने ए निकाल दिया, प्लस टन क्या हो जाएगा, तीर थे में आ मिलेगा क्या हो जाएगा तीर्था, और ये टन का ऐसे की ऐसे तीर्था टन। और तीर्थ टन का अर्थ होता है कि घूमने का जो स्थान होता है, भ्रमण का जो तीर्थ का स्थान, घूमने का जो स्थान होता है उसे तीर्थाटन कहते हैं। जो शब्द का अर्थ है वही यहाँ पर निकल रहा है, एकदम राइट है। ठीक है, आगे की मैं अगर बात करूं तीसरे शब्द की, अगला शब्द है अपना त्रिपुर प्लस अरी बराबर क्या होगा, देखो इधर त्रिपुर, त्रिपुर का अर्थ होता है राक्षस का नाम होता है, त्रिपुर राक्षस का नाम, राक्षस का नाम, त्रिपुर एक राक्षस का नाम है। इसमें देखो रे में ए है, इधर मैंने ए निकाल लिया, प्लस इधर ए है ये लो ए और ए मिलकर दीर्घ संधि, संधि कौन सी होगी यहाँ पर दीर्घ संधि, आ हुआ, यहाँ त्रिपुर, रे कैसा आधा, क्योंकि मैंने रे में से ए यहाँ पर निकाल लिया था, और ये इधर ए मैंने ले लिया था, बचा क्या री, तो क्या बनेगा त्रिपुरा री।
राक्षस का शत्रु। अरि का अर्थ क्या होता है? अरि का अर्थ होता है अपने शत्रु। अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु होता है, ठीक है। त्रिपुरारी, राक्षस का जो शत्रु होता है उसे क्या कहते हैं हम? त्रिपुरारी। आगे एक शब्द और बताता हूं मैं। ऐसे काफी उदाहरण हो गए और अगली वीडियो में आगे मैं बताता रहूंगा ऐसे काफी उदाहरण। बहुत सारे उदाहरण है भाई, कितने आ गया होगा समझ में। आगे मैं एक का उदाहरण लेता हूँ, एक कपीस। कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस। देखो कपी में ई की मात्रा क्या होती है? छोटी होती है। कपी प्लस ईस, कपीस बनेगा क्या? कपीस बनेगा। पै में ई है, ई कैसी है? छोटी। इधर क्या है? ई की मात्रा बड़ी। ह्रस्व ई और दीर्घ ई मैंने बताया था पहचान में, क्या बनाएंगे? दीर्घ ई। या कै पै, पै कैसा? आधा, क्योंकि मैंने इसमें से क्या निकाल दिया? ई निकाल दिया। और इधर क्या? ई ले लिया था मैंने, स बच गया, तो ये लो स, ठीक है। तो क्या बनेगा? कै पै, पै में दीर्घ ई मिलाऊंगा तो क्या होगा? कपी स, क्या हो गया? कपीस। यहाँ देखो दोनों के अर्थ सेम निकल रहे हैं क्या? कपी का अर्थ होता है वानर, कपी का अर्थ क्या होता है? वानर। और इसका अर्थ होता है भगवान। जो वानरों का जो भगवान होता है वो कौन होगा? कपीस। और कपीस का अर्थ क्या होता है? हनुमान। क्या होगा? हनुमान। पढ़ा होगा आपने हनुमान चालीसा, जय कपीसति हु लोक उजागर, ठीक है। और मैं अगली वीडियो में बहुत ज्यादा आपको बताऊंगा। आज इतना ही काफी है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को आगे भी भेजते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।